नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का एक बार पुनः आपके चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, कभी हम लोग आरपीएफ का जो भी पेपर हुआ है उसके प्रीवियस ईयर अर्थात अभी जो पेपर हुए हैं उसको लेकर एक प्रश्नों की श्रृंखला चल रहे हैं। तो उसकी आज अगली वीडियो है जिसमें हम प्रश्नों के माध्यम तथा उनकी व्याख्या को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा है आपके समक्ष। पूछा गया है, अगर किसी पशु प्रजाति की आबादी इस स्तर तक गिर गई है कि जहां से निकट भविष्य में संकटग्रस्त श्रेणी में चले जाने की संभावना है, अगर नकारात्मक कारक काम करना जारी रखते हैं तो इस प्रजाति के रूप में उसे क्या कहेंगे। दोस्तों, प्रश्न थोड़ा सा यहाँ बड़ा है और उसके आप मुकाबले देखेंगे तो ऑप्शन छोटे हैं, तो इससे आपको घबराना नहीं है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं तो इसमें दिया गया है कि स्थानिक प्रजाति कहेंगे, असुरक्षित प्रजाति कहेंगे या साधारण प्रजाति कहेंगे, और चौथा विकल्प है आपका दुर्लभ प्रजाति। तो इसमें आपके आयोग ने जो आंसर माना है वह है आपकी दुर्लभ प्रजाति, अर्थात ऑप्शन 4 के साथ आप जाएंगे। अब यहाँ दोस्तों हम एक थोड़ा सा जानकारी आपको दे दें कि जैसे यह जो प्रजातियाँ होती हैं, चाहे वो जीव जंतु हों, वनस्पति हों, कीट पतंगे हों, उनको जो ये डाटा दिया जाता है वह IUCN के द्वारा दिया जाता है, जिसकी की स्थापना 1948 में इंग्लैंड में की गई थी। यही है जो कि डाटा को रिलीज़ करता है और बताता है कि कौन से प्राणी कितने सुरक्षित हैं, कितने असुरक्षित हैं, कितने क्रिटिकल इंडेंजर्ड में हैं, और उसी के माध्यम से हमें यहाँ जानकारी मिलती है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि हाल ही में मई 2023 में बांग्लादेश और अमेरिका ने बांग्लादेश के चट्टोग्राम में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया गया था, उसका नाम पूछा गया। तो आपके सामने ऑप्शन ये है, पहला है टाइगर शार्क 40, बुंगू सागर, कूप इंडिया युद्ध अभ्यास। तो इसका जो आपका आंसर होगा टाइगर शार्क 40, अर्थात इसका जो आपका ऑप्शन होगा आप टाइगर शार्क पहले विकल्प के साथ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यही जानें, बांग्लादेश भारत का एक पड़ोसी राज्य है, देश है, जिसकी भारत की जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वह बांग्लादेश के ही साथ लगती है। अभी आप देखेंगे बांग्लादेश के हालात काफ़ी खतरनाक बने हुए हैं। वहाँ के जो निर्वाचित प्रधानमंत्री थे शेख हसीना, वह भारत में अपना निर्वासन में है, और वहाँ का जो इस समय सरकार की स्थिति है काफ़ी ख़राब चल रही है। यूनुस खान वहाँ के अभी कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष हैं जो कि वहाँ का शासन कर रहे हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। दिया क्या है, पूछा गया है कि अजय वारियर 2023 भारत और किस देश के बीच किया गया युद्धाभ्यास है। इसमें पूछा गया कि अजय वारियर जो है युद्धाभ्यास किसके किसके बीच किया गया है। तो इसका जो आपका ऑप्शन उत्तर होगा भारत और ब्रिटेन, अर्थात आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, जो कि इसमें दिया गया है ये है आपका यूनाइटेड किंगडम। तो आप यूनाइटेड किंगडम के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म में दिया है IGMDP का वास्तुकार था। अर्थात ये कहना चाह रहा है प्रश्न कि किसके निर्देशन में यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो आपके ऑप्शन इस तरह हैं, पहला है डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैं, विक्रम साराभाई हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं और होमी जहांगीर भाभा। तो आपने निश्चित तौर पे इन चारों भारतीय महान वैज्ञानिकों का नाम इसके पहले अवश्य सुना होगा। तो दोस्त, इस प्रश्न का जो आपका उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अर्थात आप विकल्प सी के साथ जाएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के वैज्ञानिक होने के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अब हम अन्य विकल्पों की बात करते हैं तो जैसे पूछेगा, भारत में जो परमाणु ऊर्जा के जनक माने जाते हैं वो आपके होमी जहांगीर भाभा है, जबकि अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं वो आपके डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं, और मेडिकल साइंस में हरगोविंद खुराना का एक बड़ा नाम है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसमें मिसाइल का के विषय में प्रश्न पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन एक है जेवलिन, दूसरा है M180 आमराम, तीसरा है स्पाइक और चौथा है अग्नि 5। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा अग्नि होगा। भारत की यह एक लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। यह है आपका हो जाएगा अग्नि 5। अग्नि की 4-5 श्रृंखलाएँ हैं, जिसमें अग्नि 1 है, अग्नि 2 है, अग्नि 3 है, अग्नि 4 है और अग्नि 5। अभी एक अग्नि प्राइम मिसाइल की भी बात की जा रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 2022 का आयोजित किया गया था। अब इसमें ये पूछा गया कि जो भारत और कजाकिस्तान के बीच युद्धाभ्यास होता है, यह आपको पता ही है काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। अब इसमें प्रश्न को थोड़ा कठिन करके यह पूछा गया कि किस राज्य में हुआ था। तो आपके सामने ऑप्शन है, एक है जो कि मेघालय दिया गया है, ऑप्शन बी में पश्चिम बंगाल दिया गया है, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश है और ऑप्शन डी में अर्थात चौथे ऑप्शन में नई दिल्ली है। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वह होगा आपका मेघालय।
ये है मेघालय। तो आप मेघालय के साथ जाएंगे। अब दोस्तों यहीं पे हम बात कर लें मेघालय के विषय में कुछ अतिरिक्त पॉइंट की। तो आप जैसा कि जानते हैं दुनिया में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वह मेघालय के मासिन राम में ही होती है। मासिन राम या गारो में होती है, जिसे चेरापूंजी भी के पास में कभी कभी आपको चेरापूंजी मिलेगा या मासिन राम मिलेगा, यहीं होती है। और यहाँ पे 3-4 पहाड़ियाँ हैं जो कि गारो, गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ियाँ यहाँ के जो जनजाति निवास करती हैं उन्हीं के नाम पे इन पहाड़ियों का भी नाम रखा गया है। यह आप लोग नोट करेंगे। और एक बात ये जानते रहिए कि मेघालय नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उसमें जो एक आपने प्रश्न सुना, कॉन्सेप्ट सुना होगा, 7 सिस्टर। तो 7 सिस्टर के अंतर्गत मेघालय को भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है MiG-21 जो मिसाइल है, पूछ रहा है जगह कौन सा लड़ाकू विमान ले सकता है। अर्थात इसमें पूछा गया है कि अभी जो MiG-21 है उसके स्थान पे कौन सी मिसाइल ले सकती है। इसमें मिसाइल या लड़ाकू विमान है तो दिया, जैसे तेज दिया है, तेज कोई आप लड़ाकू विमान नहीं है। फिर तेजस है, तेजस्वी है और तेजवंत है। तो इसको आप लोग कई बार पढ़े होंगे पेपर के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा तेजस, अर्थात आप विकल्प दूसरे के साथ जाएंगे, तेजस। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह दिया गया है। इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे इस सेट में दोस्तों युद्धाभ्यास से कई बार प्रश्न देखिए आए हैं। तो आप प्रश्न को, ट्रेंड को देखते हुए इसी अनुसार तैयारी करिए। और आपको मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से रेलवे की आगामी जो भी परीक्षाएं हैं उसकी पूरी विधिवत तैयारी कराई जाएगी विभिन्न जो हमारे फैकल्टी मेंबर हैं उनके द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैसे यहाँ दिया गया है संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 में कौन से सशस्त्र बल भाग ले रहे हैं। अब इसमें दिया है विनबैक्स, तो आप जैसे जानते हैं इसमें ऑप्शन ही दिया गया है भारत और वियतनाम, भारत और चीन, भारत और रूस, भारत और अमेरिका। तो इसमें पूछा गया है कि जो विनबैक्स होता है वह युद्धाभ्यास किनके किनके बीच होता है। तो आप जानते हैं कि जो भारत और यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए आप प्रश्न करना तरीका यहाँ पे भी है, तो निश्चित तौर पे यहाँ का जो ऑप्शन होगा वियतनाम होगा। तो आप पहले ऑप्शन भारत और वियतनाम के साथ जाएंगे। यही युद्धाभ्यास भारत और वियतनाम के बीच किया जाता है। अब वियतनाम की बात करेंगे तो वियतनाम एक आपके नॉर्थ ईस्ट के साइड में, अर्थात जो पूर्वी एशिया है उसके पास में पड़ता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भाग का निर्माण करता है। तो इसके ऑप्शन आपके सामने ये रहें। ऑप्शन 1 है, पहला ऑप्शन जैसे दिया गया है बांदीपुर टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है अन्नामलाई बाघ अभ्यारण्य, तीसरा है काली बाघ अभ्यारण्य, चौथा है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों इसके जो आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है उस प्रश्न पे स्टार लगाया गया है, अर्थात इसको कोई सटीक उत्तर नहीं मिला। जैसे अब यहाँ बात करेंगे आप, बांदीपुर जो है यह कर्नाटक पड़ता है। आप बात करेंगे ये अन्नामलाई यह तमिलनाडु में पड़ता है, और जो है यहाँ पे पेरियार है वह केरल में पड़ता है। तो आयोग के द्वारा इसका कोई आंसर नहीं दिया गया है। बाकी हमारे अनुसार इसका जो उत्तर होगा यह बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है, आप इसके साथ जाएंगे। अभी आयोग की तरफ से जब इस फिर से प्रश्न के उत्तर दिए जाएंगे तब इस पर हम आपको एक वीडियो बना के साथ में बता देंगे कि इसका ऑप्शन आयोग ने क्या माना है। फिलहाल आप इसको इसी को उत्तर मानते हुए आगे चलिए। अगला है प्रश्न है भारत और किस देश के चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नगाह 4 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अगस्त 13, 2022 तक आयोजित किया गया। जैसे कि देखेंगे दोस्तों, यह जो आपका प्रश्न आया हुआ है यह 2022 के करंट अफेयर संबंधित था। अर्थात रेलवे देखेंगे तो पिछले 2-3 साल के करंट अफेयर को शामिल करते हुए चलता है। तो आप भी आगामी आपकी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं तो इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखकर, जैसे कि पूर्व में दिया गया है तो संभवतः ऐसे ही प्रश्न आएंगे। तो आप भी जो करंट अफेयर हैं वो पुराने से, अर्थात 2022-23 से ही पढ़ते चले। जहाँ पे देख रहे हैं जैसे काफ़ी पुराना प्रश्न दे दिया गया है। तो इसका जो उत्तर दिया गया, पूछा गया है कि अल नगाह जो होता है यह किसके किसके बीच होता है। अब ऑप्शन है सऊदी अरब, 2 है जॉर्डन, 3 है ओमान और ऑप्शन 4 है मिस्र। तो इसका जो आपका ऑप्शन है यह भारत और ओमान के बीच आयोजित किया गया था। तो आप ऑप्शन सी के साथ, अर्थात ऑप्शन 3 के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, यह है आपके इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 किससे संबंधित है। अब इसमें यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्यावरण को लेकर के इकोलॉजी जो आपके प्रश्न का एक तैयारी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अब इसमें दिया गया है ऑप्शन आपके सामने, पहला है ओजोन परत संरक्षण के लिए, पर्यावरण शिक्षा के लिए, तीसरा है सतत विकास के लिए, चौथा है प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के लिए। तो दोस्तों जो इसका आपका उत्तर होगा, यह उत्तर आपका हो जाएगा सतत विकास के लिए। अब यहाँ पे सतत विकास हम समझ लेते हैं। सतत विकास से तात्पर्य ऐसे विकास से है कि हम ऐसा विकास करें जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो तथा हम अपने आने वाली पीढ़ियों को मतलब ऐसा भविष्य छोड़ के जाएं, ऐसा
भूगोल छोड़ के जाएँ, ऐसा पृथ्वी छोड़ के जाएँ ताकि वह भी जीवन को सही तरीके से जी सके और अपना सर्वाइव कर सके। अर्थात पर्यावरण के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रकृति के जो संसाधन दिए गए हैं उनको ध्यान में रखकर उतना ही उपभोग करें जितना हमारी आवश्यकताएं हैं। तो इसी को हम कहते हैं सतत विकास। अब इसमें जैसे दिया है ओजोन संरक्षण के बारे में, तो आप जानते हैं कि ओजोन हमारा संताप और क्षोभ मंडल दोनों में पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब यही है प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, इससे आपका कोई संबंध नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे। यह प्रश्न है, देखिए यहाँ कठिन प्रश्न माना जाएगा। दिया है रेमंड एंड लिंडमैन 1942 में क्या करने के लिए जाने जाते हैं। अब यह भी आपके इक्वलाइज संबंधित है। ऑप्शन है पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी पर काम करना, पारिस्थितिकी उत्तरदायित्व का अध्ययन करना, पारिस्थितिकी शब्द का गढ़ना, चौथा है पारिस्थितिकी में ट्रॉपिक डायनामिक्स की अवधारणा का अग्रणी। यह दोस्तों प्रश्न है थोड़ा कठिन माना जाएगा, तो कठिन है तो कठिन सरल दोनों ही प्रश्न आते हैं। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन आप चौथे के साथ जाएंगे, पारिस्थितिकी में ट्रॉपिक डायनेमिक्स की अवधारणा का अग्रणी होना, तो आप इसके साथ जाएंगे। अब जैसे हम इसी प्रश्न में देखेंगे पारिस्थितिकी जो शब्द दिया था, तो वो आपके जब तंत्र की बात करेगा एज ट्रांसलेट हो जाएंगे पारिस्थितिकी, तो इससे यही आपका उत्तर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ भूगोल से है आपके। पूछा गया है कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। अब यहाँ पूछा है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन है 2 है असम, 3 है मध्य प्रदेश और 4 है हिमाचल प्रदेश। तो पूछा गया कान्हा कहाँ पे है, तो आप जानते हैं जो कान्हा है आपके मध्य प्रदेश में है। अब हम यहीं अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लें, जैसे आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो ये है दुधवा है। कहाँ कौन सा है, दुधवा है, जो कि आपके लखीमपुर खीरी में स्थित है। असम में बात करेंगे तो आपके काजीरंगा है। हिमाचल प्रदेश में पीनवली। तो जितने भी आपके भारत में राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन राष्ट्रीय उद्यानों को सरसरी निगाह से देखते हुए अभी आपके पास समय है तो कंठस्थ करते हुए चलेंगे, क्योंकि आप देखेंगे इसी सेट में आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आ चुके हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात सीएफसी के रूप में जाना जाता है। इसमें पूछा गया है कि जो सीएफसी गैस होती है उसे उसका अन्य नाम क्या है। तो ऑप्शन है आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोमीथेन, एनिसोल और फ्रेयान। तो आपका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो को ही इसका यह सही उत्तर है, तो आप ऑप्शन ए के साथ अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह रहा अपनी वनस्पत मिट्टी जलवायु और वन्य जीव की विशेषता वाला एक बड़ा क्षेत्र जिसे आप किस नाम से जानेंगे। अब ऑप्शन है आपका बायोम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, जैव प्रणाली है या जैविक क्षमता है। तो इसका जो आपके सामने ऑप्शन हो, आयोग ने माना है, इसमें स्टार लगाया हुआ है और इसके 2 उत्तर बताए गए हैं आपका, ये बायोम और पारिस्थितिकी। तो इसका जो सही उत्तर होगा पारिस्थितिकी होगा। आप इसी को याद करेंगे, बाकी आयोग की तरफ से या अन्य स्रोतों से जो जानकारी मिलती है फिर आपके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। अगला प्रश्न रहा दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज अर्थात IUCN के अनुसार हिमालयी भूरे भालू, जंगली एशियाई भैंस, रेगिस्तान लोमड़ी, हार्नबिल को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। अब अर्थात इसमें जो IUCN की रेड डाटा लिस्ट है, जैसे इसमें दिया है दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त होने वाली प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, स्थानीय प्रजाति। तो इसका जो होने वाला है यह आपके ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, इसको दुर्लभ प्रजाति में रखा गया है। तो आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, दुर्लभ प्रजाति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला दिया गया है पारिस्थितिकी में प्रति इकाई क्षेत्र में बायोमास को वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसमें दिया है आपका ऑप्शन, उसे बायोमास घनत्व कहते हैं, बायोमास का आकार कहते हैं, या बायोमास ऊर्जा कहते हैं, या फिर बायोमास उत्पादकता कहते हैं। तो इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, जिसे कि हम बायोमास उत्पादकता कहते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, बायोमास उत्पादकता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च स्तर पर एक जीव विष में सांद्रता को क्या कहते हैं। अर्थात इसमें यह प्रश्न पूछ रहा है कि यदि कोई विषैला पदार्थ कोई जंतु खा लेता है, फिर उसके बाद अगला खाता है, फिर मतलब यह जब बढ़ते क्रम में, तो उसे आप उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि जब जहर अंतिम उपभोक्ता तक जाएगा जो उसे कंज्यूम कर रहा है, तो उसे दोस्तों हम कहते हैं जैव आवर्धन। अर्थात आप विकल्प सी के साथ जाएंगे, जैव प्रदूषण या जैव संश्लेषण, इसका कोई संबंध नहीं है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अगला प्रश्न है ओजोन रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी मुख्य गैस कौन सी है। अर्थात आपका जो ओजोन में छिद्र हुआ है उसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। जैसे इसमें दिया गया कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 3 में मीथेन दिया है और 4 दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों हम बात करेंगे तो ओजोन के लिए तो इसमें सभी ही गैसें महत्वपूर्ण है ओजोन को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन जो सबसे प्रमुख गैस है इसमें आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसी की वजह से आपका जो ओजोन रिक्तीकरण हुआ है, तो आप ऑप्शन चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों,
अमर जवान ज्योति भारत की पाकिस्तान पर विजय को अंकित करने के लिए किस वर्ष में आयोजित की गई थी? आपके सामने ऑप्शन है 1965, 1947, 1972 एंड 1999। तो दोस्तों जो आपका इसका उत्तर होगा, यह आपका जो बनाया गया था सन 1972 में, अर्थात 1972 में। अब यहाँ जैसे बात कर लें तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में पहला एक वार हुआ था, 99 में आपका कारगिल वार हुआ था। इनसे कोई संबंध नहीं है, तो आप इन प्रश्नों को भी ध्यान में चलते चलेंगे। और अगला प्रश्न है आपके सामने ये रहा, भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, 2 है पंजाब, 3 है त्रिपुरा और 4 है तमिलनाडु। इसमें पूछा गया सर्वाधिक जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं किस राज्य में अवस्थित हैं या पाए जाते हैं, तो आप जाएंगे मध्य प्रदेश के साथ। सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चलते हैं। इकाई अवधि के दौरान धन की इकाई जितनी बार हाथ बदलती है उसे क्या कहते हैं? अब इसमें दिया है धन के संचलन की गति, उसे आधार धन कहेंगे, उसे प्रेषण कहेंगे या शून्य आर्थिक लाभ कहेंगे। तो आप जानते हैं इसे हम कहेंगे धन संचलन की गति, अर्थात आप ऑप्शन 4 के नहीं साथ जाएंगे, पहले के साथ जाएंगे, तो धन संचलन की गति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय आय मापने की विधि नहीं है? तो आप जानते हैं कि जो भारत में राष्ट्रीय आय है उसको मापने के 3 आधार हैं, जिसमें कि ये है आपकी एक राष्ट्रीय आय नापने की विधि है आपकी व्यय विधि भी सही है, आय विधि भी सही है, उत्पाद विधि भी सही है, लेकिन यहाँ पे ये जो है आपका मूल्य मध्यवर्ती वस्तु विधि, अर्थात जो इंटरमीडिएट वस्तु होती है उसको शामिल नहीं किया जाता। तो आप ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न रहा दोस्तों, यह इकोनॉमिक्स जुड़ा हुआ है। यदि मांग की लोच 1 से कम कर दी जाए, अर्थात इसमें यह कह रहा है जो मांग की लोच होती है उसे हम 1 से कम कर दें, 1 से अगर कम कर दें तो उसे क्या कहेंगे? तो उस स्थिति को हम कहेंगे, पूछा गया जैसे पूरी तरह से बेलोचदार, बेलोचदार, पूर्णतया लोचदार, ऐकिक लोचदार। तो इसमें जो आपका अगर 1 से कम हो जाता है तो उसे हम बेलोचदार मांग कहते हैं। तो आप ऑप्शन जो है इसका दूसरे के साथ जाएंगे, बेलोचदार। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो अब आप जैसे जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर हैं, जैसे कि आपका प्राथमिक सेक्टर है, द्वितीयक सेक्टर है और क्या है, तृतीयक सेक्टर है। तो प्राथमिक में जो कृषि से संबंधित है उसको शामिल, जैसे कृषि हो गया आपका पशुपालन हो गया, इसको शामिल किया जाता है। द्वितीयक में आपके निर्माण या विनिर्माण से संबंधित इंडस्ट्रियों को शामिल किया जाता है। तृतीयक में आपके सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो अब इसमें आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो दिया जैसे आपका वानिकी दिया है, दुग्धालय दिया है, मत्स्य दिया है और बैंकिंग दिया है। तो आप जानते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है यह आपके प्राथमिक में न होकर के तृतीयक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अब यही दोस्तों एक बात आप लोग यह ध्यान रखें कि भारत में पूछेगा सर्वाधिक रोजगार, तो रोजगार आपका प्राथमिक क्षेत्र देता है, अर्थात इसमें कृषि से जुड़ा हुआ है, तो लगभग आपका 50% से अधिक रोजगार इसी से मिलता है। लेकिन कहेगा कि जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जीडीपी में, भारत के जीडीपी में जो सर्वाधिक योगदान है वह आपके तृतीयक क्षेत्र को माना जाता है। सर्वाधिक जीडीपी में इसी की हिस्सेदारी है। तो ऐसे प्रश्नों को आप देखते हुए चले। तो इतने ही प्रश्न थे। तो दोस्तों यह आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।